खाने के बीच में अर्णव ने अपना मटर के दाने जितना रात का भोजन समाप्त किया और अनुमति लेकर चला गया। हर्ष भी तुरंत उसके पीछे हो लिया, लेकिन जाने से पहले दूसरे बेटे ने नीना को अपने साथ आने के लिए कहा। वे दोनों पायल को पेट भरकर खाते देखकर बस आ भर कर रह गए। यही उनका एकमात्र संतोष था, क्योंकि बाकी बच्चे जा चुके थे। हालांकि उन्हें थोड़ी चिंता थी कि खाना पर्याप्त नहीं था, पर कोई बात नहीं। जब पायल ने खाना समाप्त किया तो वह अपनी उंगलियां चाट रही थी। उसके बाद काफी देर हो चुकी थी। अदिति ने घर का भ्रमण अगले दिन के लिए टालने का फैसला किया और पायल को उसके कमरे में ले गई। पायल खुशी से चिल्लाई, बड़ा कमरा, और बेशर्मी से बड़े मुलायम बिस्तर पर कूद गई। यह बिस्तर बादलों जैसा लगता है। एक पल के लिए वह भूल गई कि उसकी माँ बिस्तर के बगल में खड़ी थी। अदिति ने संतुष्ट मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद आया? यह सुनकर पायल ने अपनी आंखें खोली। पायल भूल गई थी कि वह अभी तक इस कमरे में नहीं आई थी। उसने जो खाना खाया था उससे उसे नींद आ रही थी। वह धीरे से उठकर बैठ गई, मुस्कुराई, जिससे उसके गोल मटोल गालों में डिंपल फिर से दिखाई दिए। मुझे मेरा कमरा पसंद है। यह बहुत सुंदर है। अदिति स्नेह से मुस्कुराई और बिस्तर के किनारे बैठ गई। हालांकि उसने पायल को अपने कमरे पर ध्यान देते हुए नहीं देखा और वह सीधे बिस्तर पर चली गई थी। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया, पायल। उसकी आंखें नम हो गईं और वह अपनी छोटी और गोल मटोल बेटी को जितना ज्यादा देखती उतनी ही भावुक होती जाती। 13 सालों तक उसने अनजाने में किसी और की बेटी को पाला और उसकी देखभाल की, जबकि उसकी असली बेटी एक जुआरी द्वारा शोषित हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वह नीना से पूरे दिल से प्यार नहीं करती थी, भले ही उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी भावना रही। उसने नीना को अपना समझकर प्यार किया और उसकी देखभाल की। उसकी नज़र में नीना अब भी उसकी बेटी थी। हालांकि एक नस की गलती के कारण उसने पायल, अपनी असली बेटी के साथ 13 साल खो दिए थे। वह नहीं जानती थी कि वह अपने खोए हुए समय की भरपाई कैसे करेगी, लेकिन वह जानती थी कि इतना बड़ा कमरा पर्याप्त नहीं था। मम्मी, पायल की गोल आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। यह देखकर कि उसकी माँ पिछली बार की तरह फिर से रोने वाली थी, पायल अदिति के करीब चली गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। पायल ने अपनी सबसे सच्ची मुस्कान बिखेरी, जिससे वह एक बच्चे की तरह प्यारी लग रही थी। कोई बात नहीं, माँ, उसने आश्वासन दिया ताकि अदिति फिर से न रोए। यह आपकी गलती नहीं है। पायल की भावनात्मक माँ को न रुलाने की कोशिश बुरी तरह विफल रही, क्योंकि अदिति की आंखों के कोनों में बड़े आंसू बन गए। यह उससे भी बुरा लग रहा था जितना पायल को याद था। हर्षित ने मुझे बताया था कि तुम बहुत होशियार हो, और वह सही है। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बच्ची, मुझे माफ करना, मम्मी तुम्हें पहले नहीं ढूंढ पाई। अदिति को थोड़ा रोते हुए देखकर पायल के इस परिवार के लिए पत्थर जैसे दिल में थोड़ी नरमी आई। ईमानदारी से कहा जाए तो अदिति उसके लिए बुरी नहीं थी। हालांकि नीना सहित 5 बच्चों की मां होने के नाते उसे यह सुनिश्चित करना था कि उसके अन्य बच्चे दूसरे से ईर्ष्या न करें। अपने कमजोर शरीर के साथ उसने कोशिश की। उसने पायल को नजरअंदाज किया। इसका एकमात्र कारण यह था कि नीना ध्यान खींचना जानती थी, पायल को फंसाने में माहिर थी और अपने भाइयों के स्नेह का फायदा उठाने में सटीक थी। पायल इनमें से किसी में भी अच्छी नहीं थी। पायल इसमें अच्छी थी कि वह बिल्कुल भी ध्यान आकर्षित न करे। यह एक कौशल था जो उसने जैसा के घर में सीखा था, जिसे उसने इस घर में भी अपना लिया था। मैंने उनसे कभी नफरत नहीं की, पायल ने सोचा जैसे ही उसने अपनी गोल मटोल उंगलियों से अदिति के आंसू पोंछे। अगर कुछ था तो मैं बस गुस्सा थी। पायल के दिल में कड़वाहट भर गई, यह सोचकर कि यह कितना अच्छा होता अगर उनमें से कोई भी उसका पक्ष लेता, या हो सकता है उसकी बात को समझने की कोशिश करता, भले ही वह अपनी बात समझाते समय हकला रही थी। मुझे माफ करना, अदिति ने जोर से सिसकारी भरी और आंसुओं के बीच जबरदस्ती मुस्कुराई। उसने पायल के हाथों को थामा और अपने सामने बैठी प्यारी सी बच्ची को देखा। मैं बस खुश हूं कि तुम आखिरकार हमारे साथ हो। तुम्हारे भाइयों को शायद इस व्यवस्था को समायोजित करने और स्वीकार करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मम्मी हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहेगी। पायल मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं कहा। वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम लंबी यात्रा से थक गई हो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो। अदिति बड़बड़ाती चली गई, क्योंकि पायल अभी तक घर से परिचित नहीं हुई थी, इसलिए उसने उसे कुछ बातें बताईं। और अगर तुम्हें रात में भूख लगे तो हर्षित ने रात में ड्यूटी पर कुछ लोगों की व्यवस्था की है। चाचा हर्षित ने। पायल ने यह सुनकर आश्चर्य से अपनी भौहें थोड़ी उठाईं। हर्षित ने अतीत में ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन पायल के बारे में जैसा कि सारी बकवास को याद करते हुए उसने शायद उसकी खाने की आदतों का जिक्र किया होगा। वैसे भी अब मुझे चलना चाहिए। अदिति की आंखों में अनिच्छा दिख रही थी, जैसे वह और ज्यादा देर रुकना चाहती हो। हालांकि पायल ने न देखने का नाटक किया और उसे हाथ हिलाया। जब अदिति ने आखिरी अनिच्छुक नजर के बाद दरवाजा बंद किया तो पायल आखिरकार राहत की सांस ले सकी। मैं पहला दिन बच गई, उसने इस विशाल कमरे में चारों ओर देखते हुए बड़बड़ाया। पेट भरा होने के कारण उसे पहले महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब जब वह अकेली थी इसी कमरे में जिसने वर्षों से उसकी बढ़ती ईर्ष्या और गहरे होते दुख को देखा था, तो कई अप्रिय यादें वापस आ गईं।
पायल अपनी पीठ के बल धड़ाम से गिरी, उसके वजन के कारण बिस्तर थोड़ा चरमराया। उसने अपने हाथ और पैर चौड़े गद्दे पर फैला दिए, ऊंची छत को घूर रही थी जिसे वह तब देखती थी जब उसे रात में नींद नहीं आती थी। उसके गोल चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान आई, जैसे ही उसे उस पायल की याद आई जो वह कभी थी। वह अपने परिवार का मन बदलने की कोशिश कर सकती थी जैसे उसने जैसा के घर में किया था, लेकिन पायल की ऐसी कोई योजना नहीं थी। उसने अपने पिछले जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था और वह इस बार निराश नहीं होना चाहती थी। पायल ने अपनी आस्तीन से अपनी आंखें पोंछी, इससे पहले कि उसने अपने गालों पर तब तक थप्पड़ मारे जब तक वे लाल नहीं हो गए। उसके होंठ चौड़े फैल गए। यह सब सिर्फ कड़वाहट नहीं है, उसने खुद से कहा। चूंकि मैं पैदा होने के दिन से ही इस घर से बाहर निकलने की योजना बना रही थी, मुझे जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देना चाहिए। और इसलिए घर में महसूस की गई सभी जटिल भावनाओं को दफन करते हुए पायल बिस्तर से उठी और जल्द से जल्द अपनी संपत्ति बनाने की योजना बनाने लगी। प्रिय, क्या सब ठीक है? चंदन हेडबोर्ड से टिके हुए थे जब उन्होंने देखा कि जब अदिति उनके साथ शामिल हुई तो उनका मूड कैसा था। क्या तुम अभी भी रात के खाने के दौरान हुई घटना से परेशान हो? मैंने पहले ही सौरभ और बाकी दोनों से बात कर ली है। वे इस बार ठीक से व्यवहार करेंगे। अदिति ने असहाय होकर मुस्कुराया। यह उसके बारे में नहीं है। तो क्या है? मैं परेशान नहीं हूँ, चंदन। अदिति ने आ भरी। मुझे पायल के लिए बुरा लग रहा है। वह इतनी प्यारी, होशियार और बहुत समझने वाली है। हालांकि उसकी परिपक्वता मुझे खुश करती है। मुझे यह भी पता है कि ऐसे बच्चे परिस्थितियों के कारण तेजी से परिपक्व होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास बड़ा होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और मैं जब भी वह सोचती थी कि पायल पिछले 13 सालों से कैसे जी रही थी तो उसकी आंखें लाल हो जाती थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम इतने सालों तक उसकी स्थिति से अनजान रहे। चंदन को अपनी पत्नी के करीब आते ही अपने दिल में नरमी महसूस हुई। वह अपनी पत्नी को किसी से भी ज्यादा समझते थे। उन्हें पायल के लिए भी दुख था, लेकिन अगर नीना 1 साल पहले बीमार नहीं पड़ी होती तो वे इसके बारे में नहीं जान पाते। वे नहीं जानते थे कि नीना उनकी बेटी नहीं है जब तक कि वह गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ गई। उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन किसी कारण से परिवार के किसी भी सदस्य का रक्त मेल नहीं खाया। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ और उन्होंने बस सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि नीना का रक्त समूह दुर्लभ था। डॉक्टरों ने कहा कि यह दुर्लभ नहीं है और परिवार के सदस्यों के पास भी यह होना चाहिए। इसलिए हर्षित ने खुद जांच करने का फैसला किया। पता चला, नीना न तो अदिति की और न ही चंदन की बेटी थी। उन्हें अपनी असली बेटी की जांच करने और उसे ढूंढने में 1 साल लग गया। फिर भी दंपति के दिलों में कई चिंताएं थी क्योंकि 13 साल एक लंबा समय था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चंदन ने उसका हाथ दबाया। मैं जानता हूं कि हम उन 13 सालों को वापस नहीं ले सकते, लेकिन हम उसे प्यार, देखभाल और वह सब कुछ देना शुरू कर सकते हैं जिसकी वह हकदार है। अदिति की आंखें नम हो गईं। मुझे बस डर लग रहा है, चंदन। क्या होगा अगर हम फिर से गड़बड़ कर दें? हमने गड़बड़ नहीं की, नज ने की। उन्होंने असहाय होकर मुस्कुराया। हालांकि हमें पता होना चाहिए था क्योंकि हम उसके माता पिता हैं। हम कोशिश करेंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। अनिश्चितता के इस क्षण में दंपति एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को घूरते रहे। उन्हें नहीं पता था कि पायल के पास उन्हें जितनी बार चाहे उतनी बार चीजों को गड़बड़ करने का आशीर्वाद था। वह तो वैसे भी जा रही थी। पायल के कमरे में वापस पायल परेशानी में थी क्योंकि इस समय उसके पास एक महत्वपूर्ण चीज की कमी थी। एक कंप्यूटर। वह यह कैसे भूल सकती थी कि उसके पास वह नहीं था क्योंकि उसके माता पिता मानते थे कि इंटरनेट जहर है। इस समय केवल अर्नव और हर्ष के पास ही स्कूल के कारण वे उपकरण थे। लानत है। एक साधु की तरह बिस्तर पर बैठी पायल ने अपनी ठोड़ी मली। मैं यहाँ आने के लिए उत्साहित थी क्योंकि वे अमीर थे और उनके पास वाईफाई था। लेकिन मुझे पता होना चाहिए था कि उनका वाईफाई बेकार है। जब से पायल ने अपना पहला पैसा कमाया था उसने बचत करना शुरू कर दिया था। इस उम्र में उसकी बचत काफी थी। हालांकि वह सौरभ की शरारतों और नीना के जीवन भर के नाटक को देखते हुए अपने कमरे में नकदी नहीं रखना चाहती थी। वे दोनों लगातार उसके कमरे में घुसते थे और उसे डर था कि वे उसकी छो संपत्ति पर ठोकर खाएंगे। इस प्रकार उसने उन्हें स्टॉक में डालने की योजना बनाई क्योंकि वह इस उम्र में अपना बैंक खाता नहीं खोल सकती थी। पायल ने थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग लगाया। ठीक है, चाचा हर्षित थोड़ी देर के लिए आसपास रहेंगे। मुझे लगता है कि वह मेरी मदद कर सकते हैं। हर्षित पारिवारिक व्यवसाय का हिस्सा थे और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभाल रहे थे। वह अक्सर काम के लिए विदेश में रहते थे और कभी कभी परिवार से मिलने आते थे। अपने पहले जीवन में हर्षित जल्द ही घर छोड़कर चले जाते और 1 साल बाद वापस आते। ठीक है, चाचा हर्षित मुझसे बहुत प्रभावित हैं, उसने सिर हिलाया। मैं बस एक आंसू जबरदस्ती निकालूंगी और वह शायद मुझे अपना लैपटॉप दे देंगे। इस विचार के साथ पायल ने आज के मामलों को कल के लिए टाल दिया। अगले दिन दंपति पायल को ठंडे मौसम के बावजूद खरीदारी के लिए ले गए। वे नहीं जानते थे कि पायल को उनके द्वारा तैयार किए गए कपड़े पसंद आए या नहीं, इसलिए वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि उसकी अलमारी में सब कुछ उसकी पसंद का हो।
इस वजह से पायल हर्षित से नहीं मिल पाई, इसलिए उसने खुद से कहा कि वह अगले दिन उन पर घात लगाकर हमला करेगी। उसके अगले दिन दंपति फिर से उसके पीछे पड़ गए। अदिति ने उसे तब तक खिलाया जब तक कि उसका जबड़ा लगभग टूट नहीं गया, और चंदन ने उसे ढेर सारे उपहार दिए जिनका वह उपयोग कर सकती थी। दंपति को रोकना असंभव था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने पिछले जीवन में उसे लाड़ प्यार करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन पायल को अचानक लगा कि इस बार यह थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वह इतनी थक गई कि जल्दी सो गई और वह फिर से हर्षित से नहीं मिल पाई। पायल खुद को बताती रही कि वह हर्षित पर घात लगाकर हमला करेगी, लेकिन वह अक्सर खुद को अपने माता पिता द्वारा घात लगाकर हमला करते हुए पाती थी। उसके भाई बहनों की घूरने और त्योरियां भी उसे अपने माता पिता के साथ घुलने मिलने के लिए मजबूर करती थीं, और इससे पहले कि वह जान पाती, सर्दी ऐसे ही बीत गई। पायल सावधानी से चारों ओर देख रही थी कि कहीं उसके माता पिता फिर से उस पर घात लगाकर हमला न कर दें। पहले 3 दिन लाड़ प्यार से सड़ने में अच्छे थे, लेकिन पूरी सर्दी, यह डरावना था। इसलिए वह थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलना चाहती थी और हर्षित का इंतजार करना चाहती थी। उसने खुद से कहा, यह घर के बहुत करीब है, यह सोचते हुए कि उसने अपने कमरे में एक नोट छोड़ा है, अगर कोई उसे ढूंढने आता है मुझे और दूर जाना होगा। सर्दियों के बाद हर्षित चले जाएंगे और पायल जानती थी कि वह इस समय देश छोड़ देंगे। वह उन्हें फिर से याद नहीं कर सकती थी। जैसे ही वह हवेली से दूर चली गई, उसने बुदबुदाया, वह ठीक किस समय घर आते हैं। मैं आधी रात तक भी जागती हूँ, लेकिन वह तब तक घर नहीं आते। बटलर जनार्दन ने उसे बताया था कि हर्षित घर आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी घर से निकल भी जाते हैं। आखिरकार हर्षित को कंपनी का प्रभार सौंपा गया था, जबकि चंदन अपनी बेटी के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी पर थे। पायल घर पर इंतजार करती, लेकिन पूरे मौसम में घर में रहने के बाद उसे बदलाव के लिए बाहर जाने का मन हुआ। साथ ही वह नए दृश्य देखना चाहती थी और अपने माता पिता से छुट्टी चाहती थी। हो, पायल चारों ओर देखते हुए रुक गई, उसकी भौहें तन गईं। यह क्या है? पायल ने पलक झपकाई, यह महसूस करते हुए कि वह जितना दूर जाना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा भटक गई थी। लेकिन जब उसने सड़क का संकेत देखा तो वह मुस्कुराई। हे, मैं जब से मुझे याद है यहाँ रही हूँ, उसने गर्व से कहा। मुझे घर का रास्ता पता है। फिर भी पायल घर पर सभी को चिंतित नहीं करना चाहती थी। इस प्रकार उसने वापस लौटने और पास में इंतजार करने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही पायल मुड़ी, उसने हल्की सी सरसराहट सुनी। अपना सिर घुमाते हुए उसने पास की झाड़ी को हिलते हुए देखा। मियाओ। पलक झपकाते हुए उसने सोचा, एक बिल्ली का बच्चा। पायल झाड़ी के पास गई, यह सोचते हुए कि उसके नीचे कोई आवारा बिल्ली का बच्चा है। लेकिन जब वह रेंगती हुई गई और झाड़ी को एक तरफ हटाया, तो उसे एक छोटा लड़का मिला जो उसके पीछे छिपा हुआ अपने जूते के फीते बांध रहा था। एह हो, लड़के ने धीरे से अपना सिर घुमाया, केवल एक गोल चेहरा झाड़ी से बाहर झांकते हुए देखा। उसने पलक झपकाई और उसने पलक झपकाई, एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे सोच रहे हों कि दूसरा किस तरह का प्राणी है।